चलिए देखें, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 17 के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज सेक्शन 17(3), और उसके 2 पॉइंट हम लोगों ने अच्छी तरह देख लिए थे। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी एम्प्लॉय फ्रॉम इट्स प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉयर ड्यू टू टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी अदर पर्सन बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट जो मैंने कहा था कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी, और आज मुझे उसी के बारे में डिस्कशन करना है। थर्ड पॉइंट, क्या है ये की मैन इंश्योरेंस? बताया था की मैन का मतलब चाबी लेकर घूमने वाला इंसान नहीं। इसमें कोई पियून भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है और डायरेक्टर भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसके हमारे बिजनेस में रहने या ना रहने से फायदा या नुकसान होता हो। जैसे अगर कोई मैंने वर्कर रखा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी और उसकी ट्रेनिंग पर मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए और उसकी सैलरी रखी 50,000। अब मेरे लिए वो कीमैन का काम कर रहा है, हीमैन का काम नहीं कर रहा, कीमैन का काम कर रहा है। दूसरी कंपनी मार्केट में आई, उसने कहा उससे 60,000 लेगा तू, जाएगा या नहीं? जाएगा या नहीं? जाएगा। 10 लाख को दिखा नहीं उसको। कंपनी ने 10 लाख रुपए उस पर खर्च किए थे ट्रेनिंग, अब वो सारी ट्रेनिंग वो 60,000 दे करके ले लेगा। हाँ या ना? तो कंपनियां ऐसे लोगों का इंश्योरेंस करवा लेती हैं। अगर वो चला जाए दुनिया छोड़कर तो नुकसान, कंपटीटर के यहाँ चला जाए तो उससे ज़्यादा नुकसान, नौकरी छोड़ दे तो नुकसान। तो उसके लिए कंपनी ऐसे लोगों के लिए कीमैन इंश्योरेंस करवाती है, एटलीस्ट जो नुकसान हो वो रोका जा सके। तो कीमैन इंश्योरेंस करवाता कौन कौन है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए, हाँ या ना? एक प्रिंसिपल अपने एजेंट के लिए, PAL होगा ना? और एक कॉन्ट्रैक्टी अपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए। यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, नोट करने पे पूरा ध्यान देना, समझने में तो घर पे आ ही जाएगा समझ में। कहने का मतलब इधर देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं है। एम्प्लॉयर ने इसके लिए 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया कि अगर बेटा तू कल टपक गया, दुनिया से चला गया, तो 10 लाख एटलीस्ट किसको मिलेगा? एम्प्लॉयर को, क्योंकि नुकसान उसको होना है। अब ये चला गया, कंपनी को कितना मिला? और कंपनी ने दया दिखाते हुए कुछ पैसा इसको ट्रांसफर कर दिया, नहीं कर दिया? इसके हाथ में कितना आया नेट? तो 7 लाख इसके यहां टैक्सेबल होगा और 3 लाख। बताओ एक बात, ये जो टैक्सेबल होगा 7 लाख किस हेड में होगा? इसका बिजनेस लॉस था जो पूरा हुआ है 7 लाख से। बिजनेस लॉस के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉफिट होगा तो बिजनेस प्रॉफिट होगा। बिजनेस लॉस को रोकने के अगेंस्ट अगर कोई प्रॉफिट होगा तो ये हमारा PGBP में जाएगा, इनकम। और ये 3 लाख एम्प्लॉय को तनख्वाह के अलावा मिल रहा है, तो किस हेड में जाएगा? तो हम इस चैप्टर में जो 17(3) में 3 की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 की, वो किसकी बात कर रहे हैं? जब PGBP चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां की मैन की जब बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? तो एम्प्लॉयर को मिलने वाला की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा PGBP में टैक्सेबल होगा
while in case of employees it will become taxable under the head salary. Is it clear? पक्का? एम्प्लॉय के लिए सैलरी, एम्प्लॉयर के लिए, तो हम लोग जो सैलरी पढ़ रहे हैं उसके लिए हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। सेम यही चीज, 7 लाख इसके पास, 3 लाख इसके पास, क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? बताओ, इसका तो बिजनेस का नुकसान था, उसके अगेंस्ट मिला है तो कहां जाएगा? इसका बिजनेस का नुकसान नहीं है, अदर देन बिजनेस है, इनकम फ्रॉम, इसका बिजनेस का नुकसान है। कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस कर रहा है, जरूरी नहीं ये बिजनेसमैन हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टी हूं, तुम कॉन्ट्रैक्टर हो, मैंने तुम्हें पैसा दिया कि मेरा ये बिल्डिंग क्रिएट करो, तुम वो बिल्डिंग बना रहे हो, तो मेरे लिए तुम की मैन हो गए, अगर चले गए तो बेटा मेरा तो लाखों करोड़ों का चूना लग जाएगा, लेकिन तुम्हारा तो बिजनेस है, वो बिल्डिंग बनाना तुम्हारा क्या है, तो बिजनेस लॉस के अगेंस्ट अगर कुछ मिलता है तो कहां जाएगा? और मेरा तो बिजनेस नहीं है ना कॉन्ट्रैक्ट देना, तो कहां जाएगा? तो जब हम अदर सोर्सेज में बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अदर सोर्सेज की बात करेंगे, तो हम इनकी बात करते हैं। वहां जब कीमैन पढ़ेंगे तो इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं, जब पीजीबीपी की बात करेंगे तो इसकी बात, जब सैलरी की बात करेंगे तो इसकी। नोट कर लो, इसको उल्टा लिख दे तो शायद तुम लोग का सीधा हो जाएगा सब। कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, इसके लिए अदर सोर्सेज, नोट कर लो, हटा रहे हैं, नोट हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में जो 17(3) में पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? इसकी। क्लियर? चलो भाई, हम लोगों ने सेक्शन 14 देखा था, दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सेक्शन 14 ने देखा था, इफ एन इनकम इज एग्जाम्प्ट देन द रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। सेक्शन 15 देखा था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी, ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस whichever is earlier and arrear of salary but subject to section 89(1). सेक्शन 15 देखा था, 16 3 तरह की डिडक्शंस देखी थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो खत्म हो चुकी है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, एक्चुअल अमाउंट 5,000 एंड 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी जो तीनों में से कम हो। एंड सेक्शन 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स देखा था, अगर कोई एम्प्लॉय इस अकाउंट में पे करता है तो जितना वो पे करेगा 100% उसको डिडक्शन अलाउड होगी। सेक्शन 17(1) में डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सैलरी में देखा था बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, लिव इनकैशमेंट, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, परक्विजिट्स, अलावेंसेस, बोनस, कमीशन एंड सेक्शन 80CCT। इज इट क्लियर? एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सेक्शन 17(2) देखा था हम लोगों ने, डेफिनेशन ऑफ परक्विजिट याद है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, any obligation of the employee is met by the employer, any other benefits or amenity provided by employer to the employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of specified employee. Point number 5 देखा था, any sum paid to get an assurance of life of the employee, any other fringe benefits as may be prescribed under this act, go to rules. अगला बताया था number of shares allotted, any number of shares allotted by the employer to the employee under ESOS or ESOP or equity, sweat equity share scheme. लास्ट बताया था, एनी सम कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉई अगेंस्ट सुपर एनुएशन फंड इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख। इज इट क्लियर? सेक्शन 17(3) अभी अभी खत्म किया, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, समझ में आया? सेक्शंस तो सर हम लोगों ने सारे खत्म कर लिए, इतने ही सेक्शन थे भी जो पूरे सैलरी में थे। आज जब हम इस चैप्टर को फिर से एक नए तरीके से देखेंगे, परक्विजिट्स की बात हम आराम से करेंगे, पूरा टाइम देंगे, एटलीस्ट कितनी क्लासेस? अभी पूरा। उसके पहले आज हम छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, दैट इज़ योर सेक्शन 10(10), और उस टॉपिक या हेडिंग का नाम है ग्रेच्युटी। उस टॉपिक का नाम है ग्रेच्युटी।
और ग्रेचुटी कवर होता है सेक्शन 10(10) में। और अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं, सुन लो, ये हम स्टडी करने जा रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसमें पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रेचुटी। दूसरा कम्यूटेड पेंशन, लिखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर लीव इनकैशमेंट। प्रोविडेंट फंड हम लोग ऑलरेडी हो चुका है, प्रोविडेंट फंड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। नहीं समझ में आया था तो आज हम लोग देखो बच गए, उस प्रोविडेंट फंड को करने की जरूरत नहीं। ये हमारे आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। इनमें सबसे पहला कौन सा है? ग्रेचुटी। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब रिटायर होता है असहाय छोड़ दे, निहत्था छोड़ दे, बिना पैसों के छोड़ दे। जब तक तुम फ्रूटफुल थे हमारे लिए तब तक तुमने काम किया, अब तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर रहा है तो हम भी तुम्हें जवाब दे दें। यही है मानवता, यही है इंसानियत। अरे बोलो तो क्या करें? उसके लिए प्रोविजंस बनाए। उसके लिए पहला प्रोविज़न है ग्रेचुटी, जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए देखता है। ये तो पक्का हो गया सर, ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। इट मीन्स अगर मैं थोड़ा उल्टा बोलूं कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट के पहले इसको ले ले तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दिस इज द बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मीन्स सेक्शन 10 का बेनिफिट। Because at the time of the retirement you will get a huge amount. At the time of the retirement you will get the handsome amount of the gratuity. 5 लाख 7 लाख 10 लाख अमाउंट मिलेगा और उस पर टैक्स लगाओ। एक तो रिटायरमेंट ऊपर से टैक्स ये कौन सी बात हुई? रिटायरमेंट पर टैक्स लग रहा है। अरे भैया आप तो सपोर्ट कर दो सरकार। तो सरकार ने कहा ठीक, हम आपको छूट देंगे आपके रिटायरमेंट पर, हम बेनिफिट्स देंगे आपको आपके रिटायरमेंट्स पर। किस सेक्शन में? सेक्शन 10(10) में। ग्रेचुटी के नाम पर यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10). Exemption means the amount of income which is not to become form part of total income. That is the amount, the exempted amount will not be considered as our income, will not be added in our total income. सोचो ये वो अमाउंट ऑफ इनकम होगी जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ इनकम में शामिल ही नहीं की जाएगी। बाहर से ही बाहर हम कमा करके खाली कर देंगे। सरकार को 1 रुपये भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एक नंबर से चोरी की बात ही नहीं कर रहा, सरकार ने खुद छोड़ा है। लेकिन ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। इट मीन्स इफ यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी बिफोर द रिटायरमेंट, इट इज 100% टैक्सेबल एट ऑल, वॉट एवर द केस इज। Either it is a case of government employee or non-government employee, it doesn't mean at all. Clear? Gratuity. एम्प्लॉय 2 तरीके से होते हैं सर। एम्प्लॉय भी 2 तरीके के, हाँ जी। एक कहलाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक कहलाता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जितना भी ग्रेचुटी दे दो आफ्टर रिटायरमेंट 100% एग्जेम्प्ट होता है। सोचना मना है, नोट कर लो, साथ साथ मजा आएगा। 100%, मत नोट करो, कहने का मतलब ये 100% एग्जेम्प्ट होता है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में फिर से हम 2 पार्ट में एम्प्लॉयज को बांटते हैं। कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972 एंड नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट 1972। अगर कवर्ड है तो कहा गया
लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। अगर नॉट कवर्ड है लिखते जाओ साथ साथ, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। हाँ, दोनों केसेस में, चाहे वो कवर्ड हो या कवर्ड ना हो, दोनों केसेस में ये माफ होगा। कौन सा माफ होगा? इन तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। इन तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। मना किया है लिखने से मेरे लाल, नहीं तो अभी हम पेन छीन लेंगे। इन तीन में से समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इन तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा, इन तीन में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। इसका मतलब टैक्स कितने पर लगेगा? अरे सर, जितना मिला है उसमें से माफ वाला हटा दीजिए, तो इसका मतलब बाकी पर टैक्स लग जाएगा। पहला, कितना माफ होगा? एक्चुअल अमाउंट, जितना आपको मिला या तो वो माफ होगा, जितना आपको मिला या तो वो माफ होगा, दोनों केसेस में। मैक्सिमम लिमिट बता दी है गवर्नमेंट ने, 10 लाख रुपए। कितने? इससे ज्यादा की माफी नहीं मिलेगी। मैक्सिमम बताया है गवर्नमेंट ने, कितना? 10 लाख रुपए, इससे ज्यादा की माफी नहीं मिलेगी। दोनों में दो पॉइंट तो सेम थे, तीसरा जरूर फर्क होगा की बात है, नहीं तो एक ही नहीं बनाते। तीसरे में फर्क। गवर्नमेंट ने कहा खूब मेहनत की तो अपनी उम्र लगा दिए और आज तुम रिटायरमेंट की एज में हो। जितने साल तुमने काम किए हैं, हर एक साल के बदले हम आपको आज इनाम देने जा रहे हैं। 15 दिन की सैलरी फोकट में, ग्रेजुटी के नाम से। जितने साल आपने दिए हैं एम्प्लॉयमेंट में, फॉर ईच दोज ईयर्स you will be benefited with the amount of gratuity for complete 15 days. 15 days it means बोल सकते हैं हाफ मंथ। हाफ मंथ कितने सालों में? एक साल में। हाफ हाफ कर हाफ, हाफ मंथ। हाफ मंथ का यहां पर मतलब है 15/26 दिन। ओ 26 days, not 30 days. Half month means over here month is equal to 26 days because 4 holidays are there normally, Sundays. तो अगर कवर्ड है तो यहाँ हाफ मंथ का मतलब 15/26। हाफ मंथ सैलरी, कौन सी वाली सैलरी? नहीं, कौन सी? रिटायरमेंट के समय हम 50,000 कमाते थे वो वाली सैलरी, या 50 साल पहले जब नौकरी ज्वाइन की थी तो 2 रुपए कमाते थे वो वाली सैलरी? कौन वाली सैलरी? लास्ट वाली। कौन वाली? तो लास्ट वाली सैलरी के हिसाब से 15 दिन की सैलरी। अगर शुरू वाली सैलरी के हिसाब से करोगे तो 1 रुपया आएगा, और आज वाली करोगे तो 25,000 आएगा। तो कौन वाली सैलरी? अभी वाली। ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा? लास्ट ड्रॉन सैलरी। बोलते क्यों नहीं? यह हाफ मंथ सैलरी कितने सालों में? हर एक साल में, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और पार्ट देयर ऑफ। सर, ये पार्ट देयर ऑफ का मतलब क्या है? अगर आपने काम किया 40 साल 11 महीने तो क्या ले लें? 41 साल, 41 ईयर्स। अगर आपने काम किया 26 ईयर्स 5 मंथ्स तो 26 ईयर्स। अगर आपने काम किया 26 ईयर्स 7 मंथ्स तो 27 ईयर्स। अगर आपने काम किया 26 ईयर्स तो 26 ईयर्स। प्रॉब्लम तो तब आती है जब 26 ईयर्स 6 मंथ कहाँ जाए? 26 ले लें या 27? 26। एग्जैक्ट 26 साल 6 महीने हैं तो 26 साल ही लिया जाएगा।
इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ होता है। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ will be considered as full month। अब क्लियर है? एक्सेस वर्ड लिखा है मैंने। ये समझ में आया? सर एक बात फिर नहीं समझ में आई, इधर क्या होगा? यहां पर भी हाफ मंथ सैलरी, कौन सी सैलरी? लेकिन यहां हाफ मंथ का मतलब बोलो, यानी 1/2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? कौन सी वाली सैलरी पर? अभी वाली या पिछली वाली? लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी। अभी वाली लो, लो अभी वाली, लेकिन तुरंत वाली नहीं, पिछले 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 10 महीनों का एवरेज ले लो। पिछले 10 महीनों का एवरेज मतलब 1 महीने का हुआ, 10 महीनों का एवरेज यानी 1 महीने का। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, बोलते क्यों नहीं? कितने सालों का? फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, बोलो ना। लेकिन यहां पार्ट ईयर ऑफ नहीं आएगा बेटा। आप 40 साल 11 महीने 28 दिन काम कर लो तो भी 40 साल ही गिना जाएगा। 11 महीने 28 दिन गया, क्योंकि पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया है मैंने, तो पूरा पार्ट हटा दो, फ्रैक्शन तो आएगा ही नहीं। 45 साल 11 महीने 29 दिन, एक दिन और कर लेते तो शायद पूरा 1 साल हो जाता, लेकिन वो खत्म, क्योंकि यहां पार्ट देयर ऑफ वर्ड यूज नहीं किया गया है। दैट इज, यानी कि अगर हमसे पूछे सर ग्रेचुटी का प्रोविजन बताइए, देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जाम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक 1972 आता है या नहीं आता? अगर 1972 में आता है तो 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए या हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाई 26 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। While in the case of the employees which are not covered under Gratuity Act 1972, these three, least of these three will be exempt. Actual amount 10 lakhs, half month salary 1/2 on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service, not the part thereof. Clear? लेकिन एक प्रॉब्लम फिर फंसी, सर ये सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब क्या? क्योंकि सैलरी का मतलब आपने बताया बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, लीव इनकैशमेंट, कॉम्प्यूटेड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, परक्विजिट्स, अलाउंसेस, सेक्शन 80CC। क्या सैलरी का मतलब क्या? तो सैलरी का मतलब यहाँ पे बेसिक, सुन लो, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं अभी कॉपी छीन रहा हूँ, चिंता मत करो। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA, दैट्स इट, बस इतना ही। और यहाँ पर सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस DA इफ इफ क्या है, और प्लस परसेंटेज। फिर परसेंटेज क्या है? ये तीनों प्रॉब्लम आई ना। इफ का मतलब यहां आपने क्या लिया और परसेंटेज का मतलब क्या लिया, नहीं जानना चाहते हो? तो सैलरी का मतलब आया, सैलरी में यहां पर ऐड होगा केवल बेसिक सैलरी और DA, और यहां पर कवर होगा सैलरी में बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्लस परसेंटेज। बोलो कोई दिक्कत है? नोट कर लो तो फिर मैं इन तीनों का मतलब बताऊं सबका।
देखें इधर, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर हमसे कोई पूछे फिर से ग्रेचुटी के प्रोविजंस बताइए, तो ग्रेचुटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 1010 एंड दिस इज आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के केस में 100% एग्जम्प्ट होता है एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वी हैव टू बाइफरकेट द एम्प्लॉय इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। First, the employee which are covered under the Gratuities Act 1972 and the employees which are not covered under the Gratuity Act 1972. If the employees are covered under the Gratuity Act 1972, then least of the following will be exempt: actual amount 10 lakhs or half month 15 divided by 26 days salary on the basis of last drawn salary for each completed year of service or a part thereof. Achha, salary means basic salary plus DA. While in case of not covered, least of these three will be exempt: actual amount 10 lakhs and half month salary 1/2 on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service, part thereof was not there. Okay, now sir tell me one thing, that what is the exact meaning of DA if and what is the exact meaning of percentage? हटा सकते हैं? बेसिक सैलरी आई डोंट थिंक सो कि कहीं कोई इश्यू होगा। प्रॉब्लम आती है डीए। डीए 2 तरह का होता है। डीए का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम कहते हैं महंगाई भत्ता। क्या कहते हैं? महंगाई भत्ता। ये 2 तरह से होता है, प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ employment and not provided in terms of employment. सर ये बताइए दोनों में फर्क क्या है? प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है DA will be considered as salary when employee retires, means under retirement benefits. बोलो ना। यानी जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उस समय डीए को उसका हिस्सा माना जाएगा। इट मीन्स द डीए इज गिवन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर क्वेश्चन में अगर केवल इतना लिखा हो डीए, हम कैसे मानेंगे वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में आता है या नहीं आता? मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम्हारा डीए 20% ऑफ सैलरी है, या मैं तुमसे कहूं तुम्हारा डीए 5000 पर मंथ है, तो बताओ क्या लगा दोनों को सुनकर? क्या फर्क नजर आया? क्या दिमाग में स्ट्राइक किया? सर ये फिक्स है, ये अमाउंट पे फिक्स है कि जितना भी अमाउंट मिलेगा उसमें 5000 रुपये ही पे करने होंगे। बिल्कुल सही है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। 10,000 सैलरी हो, 20,000 सैलरी हो, 30,000 सैलरी हो, 40,000 सैलरी हो, बट द टोटल अमाउंट ऑफ द डीए इज फिक्स्ड। While in this case, as and when the salary will go up, our amount of DA will go up automatically with the amount of the salary, because now it is attached with the amount of salary. तो नॉर्मली इन केसेस में हम मान लेते हैं कि DA is considered as form part of salary और under the retirement benefits नॉर्मली। मैं हार्ड एंड फास्ट न तो रूल इसके बारे में बता रहा हूँ, ना तो इसके बारे में केवल एक तरीका बता रहा हूँ समझने का। इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज or the employees government or the public or corporations, then we will assume that this is a case where the DA is provided to the employee under the retirement benefits, or it is DA if, it is DA if। बोल सकते हैं ना? बोलो ना। DA if provided under the terms of employment, DA if provided, आगे पूरा सेंटेंस में बोलूं, इफ प्रोवाइडेड अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो सेवा शर्तों में आता है तो। और इसका मतलब अगर वो सेवा शर्तों में नहीं आता, ये हो सकता है कल हट भी जाए, सैलरी बढ़ रही है घट रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया, केवल समझने का तरीका बताया। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? पहले केस में देखो तो डीए केवल शामिल था अंडर द टर्म्स ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होने वाले एम्प्लॉयज़ के केस में, चाहे ये हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेवा शर्तों में हो इधर या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शामिल होगा क्योंकि वहाँ डीए केवल लिखा है, इफ वगैरह कुछ नहीं लिखा। लेकिन लास्ट वाले केस में जहाँ पर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट है, उस केस में मैंने लिखा है डीए इफ, तो केवल ये वाला आएगा डीए। अगर वो सेवा शर्तों में नहीं आता है तो वो डीए शामिल नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट जो बताया मैंने, परसेंटेज। क्या बताया? और मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं। परसेंटेज का फुल फॉर्म ऐसे पढ़ना, परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। मैंने गड़बड़ कर दिया। परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। ये पूरा सेंटेंस है उसका, यानी जहां मैंने परसेंटेज लिखा है उसकी जगह आपको बोलना चाहिए था परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। दैट्स इट, दैट इज कंप्लीट सेंटेंस। उसकी जगह मैंने केवल लिखा है परसेंटेज। तो मैंने जहां लिखा है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। इसका मतलब मैं बताऊं? इसका मतलब बताना जरूरी है। अगर मैं कहूं कि परसेंटेज ऑफ कमीशन, अगर कोई एम्प्लॉई है मिस्टर एक्स जो काम करता है मेसर्स PQR में, ही इज एन एम्प्लॉय, कमीशन मिलता है उसको ₹5,000। बताओ क्या यहां पर ये कमीशन शामिल होगा या नहीं? ये जो आप लोगों ने लिखा है बेसिक सैलरी डीए इफ प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, क्या ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में ये कमीशन शामिल होगा या नहीं? हाँ या ना? नो। क्यों? क्योंकि कमीशन फिक्स है, परसेंटेज नहीं है। इट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। तो सर आप कहना चाहते हैं कि अगर कमीशन दिया जाए, सुनो ना ये क्वेश्चन अलग हो गया, फिर कमीशन दिया जाए एज एट द रेट ऑफ 10% एंड टोटल परचेज है 10 लाख का, बताओ शामिल होगा या नहीं? अब तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि टर्नओवर पर होता है, परचेज पर नहीं होना चाहिए। कमीशन टर्नओवर पर होना चाहिए था, परचेज पर नहीं। ये भी शामिल नहीं होगा यहाँ ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में। सैलरी में तो शामिल होगा, लेकिन ग्रेच्युटी के कैलकुलेशन में दिस कमीशन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ द सैलरी। क्लियर? अच्छा सर आप ये कहना चाहते हैं 10% ऑन सेल्स अब शामिल होगा या नहीं? अरे बोलना। नहीं होगा। आई दादा, अब क्यों? क्योंकि ये टोटल फर्म की सेल है, हमें तो अचीव्ड बाय एम्प्लॉय चाहिए। कहाँ लिखा है ये टोटल सेल उसके द्वारा की गई है? तो टोटल सेल 10 lakhs मेड बाय एम्प्लॉय। अब क्लियर है? अब इसके कमीशन को हम शामिल करेंगे। अब क्लियर? हटा सकते हैं। तो अब ग्रेच्युटी में हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई। अब हमसे अगर कोई पूछे तो मैं बोलूँगा ग्रेच्युटी में 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं अंडर सेक्शन 1010 में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जाम्प्ट होता है, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। 2 तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ग्रेच्युटी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज़ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट 1972। जो कवर्ड होते हैं उनमें 3 में से जो सबसे कम होगा वो माफ़ होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपये, हाफ मंथ सैलरी 115 डिवाइडेड बाई 26 डेज सैलरी।
ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ। सैलरी का मतलब था बेसिक सैलरी प्लस डी ए, दैट्स इट। नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट में 3 तरह में से जो सबसे कम होगा वो माफ होगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख रुपए, हाफ मंथ सैलरी 1/2 ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ नहीं था। बेसिक सैलरी प्लस डी ए इफ प्लस परसेंटेज। क्लियर? टॉपिक तो ओवर हो गया, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स जो आपको हमेशा ध्यान देने पड़ेंगे, और ये 3 पॉइंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कितने पॉइंट्स हैं? 3। मैंने अभी थोड़ी देर जब स्टार्ट किया तो उस समय ही बता दिया था। हाँ, क्या अगर हम स्टार्ट किए थे तो उसी समय मैंने बोल दिया था एक चीज, ये आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट है। अगर बिफोर रिटायरमेंट मिलेगा देन दिस सेक्शन विल नॉट बी कवर्ड। इट मीन्स 100% ऑफ द ग्रेचुटी अमाउंट विल चार्ज टू टैक्स if gratuity is received। हाँ, लिख लो जल्दी जल्दी। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, हटाओ, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, देन 100% टैक्सेबल गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दैट्स इट। अब तो क्लियर हुआ। पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। पॉइंट नंबर 2, एज है 60 साल रिटायरमेंट की। एक बंदा जो 2 जगहों पर काम करता है, मेसर्स PQR एंड मेसर्स ABC, वो यहाँ से रिटायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो कितने साल का हो गया था। यहाँ से वो रिटायर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर वो कितने साल का है अभी भी, ठीक है ना? करे हाँ, हरी बात, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वही आदमी 2 अलग जगहों पर 2 अलग उम्र का हो? पॉसिबल है? दोनों जगहों पर वो 60 साल का ही होगा। कितने साल का होगा? 60 साल। और अगर यहां से रिटायर हो रहा है तो यहां से भी रिटायर होगा। यहां से ग्रेचुटी मिल रही है तो यहां से भी ग्रेचुटी मिलेगी। अरे वो, और अगर वो 2 जगहों से साइमल्टेनियसली रिटायर हो रहा है और दोनों जगहों से उसको ग्रेचुटी का अमाउंट मिल रहा है, तो वो 10 लाख रुपए बढ़ करके कितना हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट? 10 का कितना हो जाएगा? 10। 20 इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। एक बार 10 लाख दे दिया गया तो जितनी नौकरियां कर लो बेटा, आपका वो 10 लाख फिक्स का फिक्स रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेनिफिट ₹10 lakhs विच कैन बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय थ्रू आउट इट्स लाइफ। ओके, है ना? पूरी लाइफ में आप 10 बार 10 जगहों से रिटायर हो जाओ, ये 10 ही रहेगा। क्लियर है? ये नहीं कि 4 जगहों पर नौकरी कर रहे हैं तो 40 लाख, वो नहीं होने वाला। इफ एम्प्लॉय, देखो साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देना, पेन वेन छोड़ दो। इफ एम्प्लॉय इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम मोर देन 1 employer at a time during the previous year, then in that case the maximum limit of ₹10 lakhs would be restricted at rupees how much? 10 lakhs. That's it. दूसरा भी समझ में आ गया।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 3। हो सकता है कि एम्प्लॉई 10 साल पहले एक जगह से रिटायर हो चुका हो, मनमर्जी या जैसे भी रिटायर हो चुका हो, और उस समय उसने जो छूट ले ली थी वो कितना छूट ले लिया था? आज वो 10 साल बाद फिर से नए जगह से रिटायर हो रहा है, तो बताओ क्या करना चाहिए? उसको पूरी लाइफ में 10 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। 2 लाख ऑलरेडी ले चुका है। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी? 8 लाख। अब क्लियर है? पक्की बात है ना? इफ एम्प्लॉय हैज ऑलरेडी अवेल्ड द एग्जेम्पशन under this section in any previous year from the retirement of या at the time of retirement of previous employer, हाँ या ना? and now again he is retiring from present employer, बोलो ना? then in that case क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? the maximum limit of rupees 10 lakhs would get reduced from that amount which he already has got exemption, हाँ या ना? The maximum limit of rupees 10 lakhs will be reduced by that amount which he has already get exemption at the time of the previous employment. That's it. अब वो 8 लाख हो जाएगा। समझ में आए तीनों पॉइंट? और तीनों पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका ग्रेचुटी टॉपिक ओवर। फिर से बोलें, ग्रेचुटी कवर होता है अंडर सेक्शन 10(10). 2 तरह के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 100% एग्जेम्प्ट होता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 2 तरह से बांटा जाता है, या तो कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा या तो नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा। अगर कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट है तो 3 में से जो सबसे कम होगा ना वो माफ़ हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट 10 लाख दोनों में कॉमन है। तीसरा पॉइंट है हाफ मंथ सैलरी 15 डिवाइडेड बाई 26 और वहाँ 1/2। 15 divided by 26 days salary on the basis of last on salary for each completed year of service or part thereof। वहाँ पर क्या था? हाफ मंथ सैलरी 1/2 on the basis of last 10 months average salary for each completed year of service part thereof नहीं था। सैलरी का मतलब था पहले वाले केस में बेसिक सैलरी प्लस DA, दूसरे वाले केस में बेसिक सैलरी प्लस DA इफ़ प्लस परसेंटेज। DA इफ़ का मतलब प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परसेंटेज का मतलब परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम। क्लियर? 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। दिस इज योर आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट इफ एनी एम्प्लॉय इज गेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी बिफोर द रिटायरमेंट और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, द 100% received amount will be charged to tax. Whether it is a case of government employee or non-government employee is not relevant at all. Second point was, if any employee is getting retired from 2 or more from 2 or more employer during the same previous year, then in that case the maximum limit of rupees 10 lakhs would be restricted at rupees 10 lakhs itself. It will not be exceeded at all, because rupees 10 lakhs is for the lifetime benefit of employee. Third point,
If any employee has already got the exemption under section 10(10) during any previous year at the time of the retirement from any previous employment, and now again he is going to get the retirement from the present employment and getting the amount of gratuity, then the maximum limit of rupees 10 lakhs would get reduced by that amount which he has already got exemption as a gratuity in any previous year. That's it. Clear है? नोट कर लें. चलो हटा दिया. सेक्शन 10(10) क्या था? अब क्या आएगा? कम्यूटेड पेंशन. इसको हिंदी में कहते हैं पेंशन की एक मुश्त राशि. कम्यूटेड पेंशन क्या है? ये कम्यूटेड पेंशन पहले कहानी समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कम्यूटेड पेंशन. आफ्टर दैट विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द टैक्स इम्प्लीकेशंस देयरऑफ. एक एम्प्लॉय है, उसको नाम ही है पेंशन, तो बट ऑब्वियस है आफ्टर रिटायरमेंट बात हो रही होगी. बिफोर रिटायरमेंट पेंशन थोड़ी मिलती है, आफ्टर रिटायरमेंट ही मिलती है. अब अगर आफ्टर रिटायरमेंट है, एक बंदा है जिसको पेंशन मिलती है 20,000 पर मंथ. कितनी पेंशन मिलती है? घर पे बैठा था, अचानक एक दुर्घटना घट गई उसके साथ. तो उस दुर्घटना में उसको 10 लाख रुपयों, चलो 5 लाख रुपयों की जरूरत है. कितनी? 5 लाख रुपयों की एक साथ जरूरत है. किसको देखेगा पहले नज़र में? कहाँ जाना चाहेगा? एम्प्लॉयर के पास, जिसके यहाँ से उसको पेंशन मिलती है. दौड़ा दौड़ा जाएगा. मालिक 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 बोलेंगे, बोल. कहेंगे मालिक 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है. तू मेरे यहाँ काम करता है, तुझे तनख्वाह देते हैं, तू पेंशन पाता है, तू रुक. अरे मालिक पेंशन काट लेना, हमें तनख्वाह की नहीं, पेंशन की नहीं, हमें 5 लाख रुपयों की सख्त आवश्यकता है. मालिक ने कहा ठीक. मालिक ने उसको ढंग से देखा और ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये बंदा 10 साल अभी जिंदा रहेगा. कितना? और 10 साल तक मुझे इसको पेंशन देनी है 20,000 के हिसाब से 24 लाख देनी है. बोलो ना. उसने कहा कि भाई मैं अब तुम्हें फ्यूचर में
70% ही पेंशन दूंगा। अगर तुम मुझसे आज 5 लाख रुपए ले जाओ तो फ्यूचर में तुम हमसे केवल 70% पेंशन ही लेना, 14,000। 6,000 रुपए की पेंशन तेरी कट। मालिक ने क्या बोला, हर महीने हम 6,000 काटते जाएंगे, तू एक साथ उस 6,000 के बदले में कितना ले जा, 5 लाख। अब मालिक को क्या फायदा दिखा, एक साल में 72,000 का फायदा, 10 सालों में 7,20,000 का फायदा, और 7,20,000 कितने रुपए में निपट गया। मालिक ने ये चाल चल दी और एम्प्लॉय को जो की जरूरत थी मान गया, काम हो गया। अब अचानक किसी एम्प्लॉय को जरूरत थी 5 लाख रुपए लेकर के घर पहुंचा, बेचारा दांत दिखाता हुआ, तब तक इनकम टैक्स वाले बैठे देख रहे थे, टैक्स दे। हो गया कल्याण, गलत ना, हाँ या ना, गलत तो है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको छूट देंगे एक मुश्त पेंशन की राशि पर, कॉम्यूटेड पेंशन पर वी विल गिव यू द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010A। नाउ टेल मी द एग्जेम्पशंस लिमिट। चलिए एग्जाम्पल ये याद रहेगा। एम्प्लॉय 2 तरीके के होते हैं, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अरे बोल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या क्या और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इफ ही रिसीव्स gratuity does not received gratuity। बोलो ना, अगर उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी। अगर ग्रेचुटी मिली थी, अगर ग्रेचुटी मिली थी तो 1/3 ऑफ 100% of 100% commuted pension is exempt। और अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो 1/2 ऑफ 100% commuted pension is exempt। जरा देखो, अगर मिस्टर एक्स है, 20,000 पर मंथ उसको पेंशन मिलती है, उसने कॉम्यूट करवा लिया पेंशन, कितना परसेंट, 30%, और उसके बदले कितना ले लिया, 5 लाख लिया था ना। बताओ टैक्सेबिलिटी कितने पर होगी इफ रिसीव्स ग्रेचुटी, हाँ या ना, या नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी। ये क्वेश्चन है छोटा सा, मैं केवल समझाने के लिए कि ये है क्या मैं बता रहा हूं। तरीका समझ में आया। In the case of commuted pension, we have to bifurcate the employees in different 2 parts. The first one is government employee, non-government employee। government employee के केस में 100% exempt होता है, non-government employee के केस में 2 पार्ट में बांटा जाता है। क्या उसको ग्रेचुटी मिली थी या नहीं मिली थी? अगर मिली थी तो 1/3 ऑफ द 100% commuted pension exempt हो जाएगी। अगर नहीं मिली थी, हाफ करके हाफ ऑफ द commuted pension, 100% commuted pension is exempt। जरा देखो, अगर हम पहले केस की बात करें, 30% के अगेंस्ट कितना मिला? अगर 100% कॉम्प्यूट करवाया होता तो तुम लोग कहते, बताओ 5 लाख डिवाइडेड बाई 30% करो, 5 लाख डिवाइडेड बाई 30%, ये 100% हो गया। अगर 30 के बदले 5 तो 100 के बदले कितना?
इतना मार खाओगे ना तुम लोग जिसका कोई हिसाब नहीं है। 5 लाख डिवाइडेड बाई 30%, 5 लाख का 30% नहीं बोला है। सोलह लाख 66,667। ये 100% हो गई। माफ कितना होना है? तो इसका 1/3 माफ कर दो। बोलो 555। 5,55,500 ये माफ हो जाएगा। माफ हो जाएगा। मिला कितना था और माफ कितना? पूरा माफ। 0। 5,55,000 तक माफ हो सकता है, जबकि मिला कितना था उसको 5 लाख, तो पूरा माफ कर दो, कुछ भी टैक्स ना लगाओ। ये अगर केस होता नॉट रिसीव्ड में, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 30%, 16,66,667 का आधा माफ हो जाएगा, 8,33,333 माफ होगा। 8,33,333। अब मिला कितना? 5 लाख, तो पूरा माफ हो गया ना, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट्स इट। अब क्लियर हुआ? फिलहाल इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत न को। नोट कर लें, ये आपका टॉपिक था कॉम्यूटेड पेंशन। अगर हमसे कोई पूछे कॉम्यूटेड पेंशन के प्रोविजंस बताओ, तो हम कहेंगे दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 1010A। 2 तरह के एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का 100% माफ होता है। नॉन गवर्नमेंट के केस में ग्रेचुइटी मिली या नहीं मिली, मिली तो 1/3 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन माफ होता है, नहीं मिली तो 1/2 ऑफ द 100% कॉम्यूटेड पेंशन माफ होता है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास के लिए सुन लें, हम लोग ये पढ़ेंगे, और ये है आपका लीव इनकैशमेंट। हम लोग 1010B भी देखेंगे, 1010C भी देखेंगे, 1010CC भी देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट है। इसके बाद हम लोग परक्विजिट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद अलाउंसेस। चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? फिनिश। थैंक यू बच्चों।